नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी में इतिहास को कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमारा चैप्टर नंबर 8 है, जिसमें हम पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन के बारे में। दोस्तों, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी, जबकि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। दोस्तों, 1765 में यानी कि 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इसके बाद एक अन्य शक्ति यानी कि ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। और यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी तक एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी 18वीं शताब्दी में। इस अध्याय में दोस्तों हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी कि मोटे तौर पर 1707 से जबकि मृत्यु हुई थी औरंगजेब की, से 1761 में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी के दौरान इस भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। दोस्तों, मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे, ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य की प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी थी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन यानी कि दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक सकने में असफल रहे थे। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। दोस्तों, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। यह पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यह भी आपको याद रखना है। और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। दोस्तों, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, यह आपको याद रखना है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। दोस्तों, नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह से धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से किया गया है। यह लाइन दोस्तों यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीजें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। जैसे कि तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन को नादिर शाह लूट कर ईरान ले गया था।
साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों के पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात दो बड़े गुटों में बंटे हुए थे, एक था ईरानी और दूसरा था तुरानी। काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे थे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों फर्रुखसियर, दोस्तों फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है, 1713 से 1719 तक इसका शासनकाल था, और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक इसका शासनकाल था, की हत्या हो गई और दो अन्य बादशाहों अहमद शाह 1748 से 1754 और शाह आलम द्वितीय 1759 से 1816 को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी सत्ता और प्रबल बना ली, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद में। राजपूत, दोस्तों राजपूतों का निवास जो है राजस्थान में था। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटिये राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतन के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिशें भी की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और दूसरे जो है 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन राजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। दोस्तों यह पैराग्राफ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे और कभी भी मुगल की अधीनता स्वीकार नहीं किए। दोस्तों यह आपको याद रखना है, जयपुर में जंतर मंतर। यह भी पैराग्राफ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पूरा का पूरा पैराग्राफ। आमेर के शासक जो है सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। दोस्तों यह आपको याद रखना है, 5 स्थानों पर जयसिंह ने जंतर मंतर बनवाया था, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में। आज़ादी हासिल करना। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सिखों के बारे में। दोस्तों 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व, दोस्तों यह पॉइंट आपको याद रखना है, और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी।
8वें गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को अपने पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमत्ता यानी कि गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, यानी कि राज जो है करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंध से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बंटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह जब तक पंजाब के राजा थे तब तक अंग्रेजों को जरूरत नहीं हुई कि वह पंजाब की ओर नज़र उठा सकें। दोस्तों, यह पॉइंट आपको याद रखना है कि 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जिजाबाई से हुआ। उनकी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें मवाला पठारों पर अविवादित मुखिया बना दिया जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे प्रायः गोरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथ और स्वदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। दोस्तों, यह चौथ और स्वदेशमुखी जो थे यह उनके द्वारा वसूला जाने वाला कर था। मराठा, दोस्तों, मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1627 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों और देशमुखों की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पूरे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने धीरे धीरे और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक
मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। दोस्तों यह दोनों भू राजस्व था जो कि मराठा राजाओं के द्वारा वसूला जाता था। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर जो है होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। दोस्तों यह लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को और पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया। दोस्तों चौथ जो है दोस्तों, जमी द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा लोग वसूलते थे। यह आपको याद रखना है दोस्तों पॉइंट। सरदेशमुखी दोस्तों, दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा हुआ करता था सरदेशमुखी। बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते रहे हैं। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे जाटों के बारे में। दोस्तों अन्य राज्यों की तरह जो है जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता मजबूत की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व जो है दिल्ली और आगरा के 2 शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रबुद्ध क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज्य में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। दोस्तों सूरजमल जो था यह भरतपुर का संस्थापक भी था। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं के लिए, 15,000 सैनिक सिखों के लिए और इन सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा।
जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। दोस्तों, जाटों की शक्ति जो है सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को आधुनिक राजस्थान में यह स्थित है दोस्तों संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।